जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। माहौल तो बदल रहा है। इन बदलावों को देखना है तो भाजपा की घटती लोकसभा सीटों में नहीं, सिटीजन जर्नलिज्म की बढ़ती व्यूअरशिप में भी देखिए। सोशल मीडिया में प्रोग्रेसिव लोगों की टिप्पणियों पर लोगों की उमड़ते रेले में देखिए। फेसबुक में उन लेखकों की पोस्ट खोजते लोगों की व्यग्रता में देखिए, जिनकी रीच फेसबुक पता नहीं किन दबावों में प्रतिबंधित कर चुका है। ये कौन लोग हैं जो लकीर पीटते लोगों से अलग दिख रहे हैं और जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है? ये कौन लोग हैं जो ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, विशाल शर्मा, सत्य हिंदी आदि की व्यूअरशिप को कई मिलियन तक पहुंचा दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके बीच कारपोरेट नेशनलिज्म को लेकर पहले गहरे संदेह उभरने शुरू हुए और अब यह संदेह लोकतांत्रिक विरोध की शक्ल अख्तियार कर रहा है? ये वे लोग हैं जिनके कंधों पर चलकर राजनीतिक बदलाव आएगा। ये वे लोग हैं जिनकी सशक्त होती चेतना संभावित राजनीतिक बदलावों को जनोन्मुखी राह पर ले जाने को प्रेरित करेगी। आपको बता दें कि हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। पत्रकारिता से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है। वे समसामयिक विषयों पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। तो हेमंत कुमार झा लिखते हैं कि सीएसडीएस के सर्वे में यूपी में नरेंद्र मोदी से अधिक लोकप्रियता राहुल गांधी की बताई गई है। क्या यह महज साल 2 साल पहले ही कल्पना भी की जा सकती थी, जिसे पप्पू साबित करने में कहलवाने में अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, वह भारत की राजनीतिक हृदय स्थली में ही महामानव से अधिक जनप्रिय साबित हो रहा है? यह उस बदलाव का बहुत बड़ा संकेत है जो भारत को भी बदलेगा। सपा को यूपी में भाजपा से अधिक सीटें मिली। क्या महीने भर पहले कोई उम्मीद भी कर पा रहा था इस संभावना पर? दरअसल महीने डेढ़ महीने पहले ही इन बदलावों की हवा में तीव्रता आने लगी थी। लग रहा था कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार में एनडीए को अधिक क्षति नहीं हुई, लेकिन 3 में 2 सीटें जीतकर भाकपा माले ने क्षितिज के बदलते रंग का संकेत दे ही दिया। तेजस्वी यादव को अधिक सीटें नहीं मिली, लेकिन कांटेदार मुकाबले में कई जगहों पर राजद प्रबल प्रतिद्वंदी साबित हुआ और यह चेतावनी भी छोड़ गया कि आने वाला समय किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की राजनीति को लेकर संशय नहीं है या फिर सपा और राजद आदि की नीतियों को लेकर मतभेद नहीं है, लेकिन बात यहाँ मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पर कतरने की थी। सच में मोदी जी बहुत अधिक उड़ने लगे थे। यहाँ तक कि खुद को डायरेक्ट परमात्मा द्वारा भेजे जाने की बात करने लगे थे। उनकी पार्टी के छुटवैये नेता भी उड़ते नजर आते थे। बड़ी बड़ी बातें जो लफाजियों को भी पीछे छोड़ दे रही थी, उनके कहने पर कतर दिए गए। अब वे उड़ नहीं सकते, जमीन पर ही चलेंगे। इसी लोकसभा में 240 को 272 करने के लिए अनैतिक रास्तों पर भी जा सकते हैं, वहां तक पहुंच भी सकते हैं। उनके लिए राजनीतिक तोड़फोड़ कोई नई बात नहीं, लेकिन तब भी वे जीत कर भी हार जाएंगे। लोग इंतजार में हैं उन्हें अपनी नजरों में और गिराने के लिए। अपनी हरकतों से वे बाज नहीं आए तो नजरों से और गिरेंगे। अगले आम चुनाव में उनकी मिट्टी पलीद और होगी। किसी व्यक्ति के जीवन में 10-15 साल का बहुत महत्व है, लेकिन किसी देश के जीवन में 10 साल तो एक आध पन्नों में ही सिमट जाने की चीज है। आज से 100 साल बाद जब इस देश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 21वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में एक दौर आया जब राजनीति के केंद्र में लफाजी आ गई थी। आस्था आस्था राजनीति के लिए खिलौना बना दी गई थी और इन सब की आड़ में कारपोरेट ने तमाम हवाई अड्डे, स्टेशन, खजाने, हाईवे, बंदरगाह आदि हड़प लिए थे। लोग पढ़ेंगे 100 साल बाद कि किसी मंदिर के निर्माण को राष्ट्र के नव निर्माण संस्कृति के नए अध्याय के रूप में प्रचारित करने की कोशिशों को निर्धन लोगों ने अपने वोट की चोट से विफल कर दिया था और देश को किसी अंधेरे गड्ढे में गिरने से बचा लिया था। 2029 में पूर्ण विराम लग सकता है। तब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व भाजपा को इतना लांछित कर चुका रहेगा कि उसे फिर से उठ खड़ा होने में दशकों लग जाएंगे। और जब भाजपा फिर से खड़ी होगी तो उसे मोदी शाह के दौर से सीख लेनी होगी कि और चाहे जो करो, अपनी राजनीतिक मीनारे लफाजियों के सहारे तो खड़े नहीं ही करो।
इसकी नींव बेहद खोखली होती है। ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने 10, 12, 15 साल देश का नेतृत्व कर लिया, ठीक है कि शाह ने इतने ही बरस अपनी ठसक दिखा ली, लेकिन उनका दौर उनकी पार्टी के भविष्य के लिए एक उदाहरण माना जाएगा कि और चाहे जो करो, उनकी राह तो बिल्कुल न चलो। तो अब भाजपा को भी बदलना होगा। मंदिर अध्याय ने बरासते हिंदुत्व भाजपा को राजनीतिक पाथेय दिया, उसे देश की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित किया, लेकिन अब यह फूटे हुए गुब्बारे से लेकिन अब यह गुब्बारा फूट चुका है और फूटे हुए गुब्बारे फिर से नहीं फूलते। भाजपा को अगर प्रासंगिक रहना है तो नई भाजपा बनाना होगा। उसे रवीश कुमार और अजित अंजुमों को सुनना होगा कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें सोशल मीडिया के अन्य मंचों को खंगालना होगा कि लोग दरअसल चाहते क्या हैं। उसे उन 85 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ना होगा जिनकी चेतना को महज 5 किलो अनाज देकर बंधक बना लेने की खुशफहमी में वह जीती रही। चुनौतियां राहुल अखिलेश आदि के सामने भी हैं, जिन्हें वोट तो मिले और इस कारण उनकी पार्टी के घड़ियालों ने दम साधे रखा, लेकिन जब वे मुख्य धारा में आएंगे तो ये घड़ियाल उनकी राजनीति को भोथरी करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। किनारे से लहर गिरना आसान है, लहरों की सवारी बेहद कठिन है। आखिर यह कांग्रेस ही है जिसने देश में नव उदारवाद की राजनीति को बेतरह और बेतरतीब तरीके से बढ़ावा दिया। जब राहुल केंद्र में होंगे तब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय संसाधनों और सरकारी बैंकों की राशियों को हड़पने वाले अति शक्तिशाली कारपोरेट घरानों से वे कैसे निपटते हैं। दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश में बेरोजगारी से कैसे निपट पाते हैं। बदलाव तो नजर आ रहे हैं लोगों की आकांक्षाओं में। ये आकांक्षाएं अब व्यग्रताओं में बदलती जा रही हैं। ये व्यग्रताएं मोदी शाह की राजनीति की तो अब लील जाएंगी, क्योंकि उनकी राजनीति में इनके सामना की ताव और समाधान का हुनर है ही नहीं। चुनौती राहुल अखिलेश और तेजस्वी जैसों के सामने आने वाली है। इतिहास उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो बहरहाल इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुने गुने। यह जरूरी नहीं कि आप इन विश्लेषण से हेमंत कुमार झा की बातों से पूरी तरह सहमत हों, लेकिन संजीदगी से सुनिए जरूर, गुनिए जरूर और फिर किसी नतीजे पर पहुंचिए। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्र रूप से सोचने, फैसले लेने की इजाजत है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप सुनने गुनने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया से भी मुझे जरूर अवगत कराएंगे। हाँ, आप अब तक आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।